कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? तो एक स्पेशल मोड है बिजनेस करने का, जहाँ पर पूल किया जाता है टुगेदर द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, यानी इकट्ठा किया जाता है मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के तरीके को जोड़ा जाता है। एलिमिनेट किया जाता है मिडलमैन को हटा दिया जाता है। एलिमिनेट किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस से जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी एलिमिनेट किया जाता है, यहाँ पर मतलब खत्म कर दिया जाता है। प्रोफेशनल सर्विस क्या क्या दे सकता है सीए? तो गाइडेंस, अकाउंटिंग, राइटिंग, कैसे अकाउंट्स को लिखना है उसकी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है ऑडिटर। इंस्टॉलेशंस ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम्स, कैसे इंस्टॉल करना है अकाउंटिंग सिस्टम्स को वो बता सकता है, वो उसकी सर्विस दे सकता है। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस, टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सेक्शन 17 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से रजिस्ट्रार जो होता है वो ऑडिट करेगा, या तो कॉस्ट टू बी ऑडिटेड बाय सम पर्सन, या तो वो किसी पर्सन को ऑथोराइज करेगा उसके बिहाफ के ऊपर। किस तरीके से वो ऑथोराइज करेगा? जनरल या तो स्पेशल ऑर्डर पास करके राइटिंग के अंदर वो ये कर सकता है और उससे ऑडिट करवा सकता है। वंस इन एटलीस्ट इन एवरी ईयर, मतलब एक साल में एक बार तो कराना ही है। रजिस्ट्रार मीन्स, रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? पर्सन जो कि अपॉइंट किया जाता है टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है परफॉर्म करने के लिए जो भी ड्यूटीज़ रजिस्ट्रार की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो लिखी गई है उसके हिसाब से उसको अपॉइंट किया जाएगा। वो कौन होगा बंदा? वो रजिस्ट्रार होगा। ऑडिटर ऑन द मैनेजमेंट, एग्जामिन करना है मैनेजमेंट का जनरल पैटर्न क्या है, मतलब मैनेजमेंट का डेलीगेशंस क्या की गई है अथॉरिटीज़, एंड फिक्सेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब किसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसको क्या अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखता है यहाँ पर कौन? ऑडिटर। एग्जामिन करना है मिनट्स बुक्स के अंदर क्या पता लगेगी? तो रिवील हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं, और वो जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो इंटरेस्ट मेंबर्स के इंटरेस्ट के अंदर ही है ना, बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से ही है ना। पावर एंड द फंक्शन डेलीगेटेड बाय द जनरल बॉडीज़, जो भी पावर एंड फंक्शन जो भी डेलीगेट की गई है जनरल बॉडीज़ को, वेदर क्या वो प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया गया है ना, मतलब जो भी पावर्स एंड फंक्शन जो है उसको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया गया है ना, वो भी यहाँ पर देखा जाता है। सब कमिटीज़ जो भी बनाई गई है वो भी इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं ना, वो कैसे पता लगेगी? तो प्रोसीडिंग्स देखेगा वो, प्रोसीडिंग्स देखेगा वो किसकी? मिनट्स की प्रोसीडिंग से पता लगेगी कि ये जो सब कमेटी बनाई गई है ये इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में देखेंगे कैंप मतलब कंप्लायंस, ऑल नेसेसरी रजिस्टर्स एंड द रिकॉर्ड्स जो है, सारे नेसेसरी रजिस्टर्स एंड जो रिकॉर्ड्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स एंड द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से है ना। अकाउंट्स जो है, रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स ऑफ द सोसाइटी उसको क्या प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है ना। मीटिंग्स जो है उसका समन दिया गया था ना, अटेंड किया गया है ना, प्रॉपर्ली मिनट्स बुक्स बनाई गई है ना। प्रॉपर्टी जो है उसकी कस्टडी प्रॉपर्ली की गई है ना, किसकी कस्टडी में है प्रॉपर्टी, एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सोसाइटी की है। क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर देखते हैं तो सीए जो होता है विद इन द सीए एक्ट 1949 के हिसाब से जो भी सीए होता है वो यहाँ पर ऑडिटर बन सकता है। पर्सन होल्डिंग द गवर्नमेंट डिप्लोमा, जो भी बंदा जो गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्ड करता है कोऑपरेटिव अकाउंट्स के अंदर या तो इन कोऑपरेशंस एंड द अकाउंटेंसी के अंदर, वो यहाँ पर ऑडिट कर सकता है। लेकिन इसके साथ हमको क्या देखना है कि इसके साथ और क्या होना चाहिए उसके पास? तो पर्सन हु हैव सर्व्ड एज एन ऑडिटर, जो भी पर्सन जिसने सर्व किया गया है ऑडिटर के तौर पे इन दी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, किसके अंदर सर्व किया गया है? सिर्फ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जो सर्व किया गया है वो बंदा भी यहाँ पर ऑडिट कर सकता है। यहाँ पर क्या था? जो गवर्नमेंट का डिप्लोमा इन द कोऑपरेटिव अकाउंट्स होल्ड कर रहा हो, या तो इन कोऑपरेशन एंड द अकाउंटेंसी जो होता है वो होल्ड कर रहा हो, उसके साथ साथ उसने सर्व किया गया हो ऑडिटर के तौर पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर, तो वो बंदा भी यहाँ पर ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर कौन करेगा? अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। कंडक्ट दी ऑडिट ऑन बिहाफ, उसके बिहाफ पे ऑडिट कंडक्ट करने के लिए वो अपॉइंट करता है। एंड सबमिट रिपोर्ट, और वो जो भी बंदा अपॉइंट किया गया है वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? रजिस्ट्रार को करेगा एंड सोसाइटी को करेगा। ऑडिट फीस जो होगी वो पेड की जाएगी सोसाइटी के द्वारा, किसके बेसिस के ऊपर? स्टैट्यूटरी स्केल जो भी फीस जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड को, सेल्स परचेस को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती है जैसे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी के, उसके डिटेल्स रिगार्डिंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट्स, मतलब क्या कौन सी एसेट है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया होता है मूवेबल इमूवेबल के तौर के ऊपर। यहाँ पर देखा जाता है कि किस सिचुएशन में हुए बनाई गई है, कब उसको एक्वायर किया गया था, उसकी डेट, कॉस्ट ऑफ प्राइस देखी जाती है, डेप्रिशिएशन अप टू द डेट है कि नहीं है वो देखा जाता है, एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड के अंदर क्या देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट ड्यूटेड, इंटरेस्ट रियलाइज, सेल्स परचेस, प्रॉफिट लॉस ऑफ द सेल्स परचेस एक्सेट्रा। फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर्ड के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द क्रेडिट सोसाइटी जो है उसके अंदर मेंबर्स एक्सेप्ट की जाती है क्या? डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स।
यहाँ पर देखा जाता है इस रजिस्टर के अंदर लिखा गया होता है डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस कि कब उनसे एक्सेप्ट की गई है, डेट ऑफ द मैच्योरिटी कब वो मैच्योर्ड होने वाली है, इंटरेस्ट ड्यू डेट क्या है, रीपेमेंट क्या है, एक्सेट्रा। श्योरिटी रजिस्टर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ग्रांट करती है लोन्स उसके मेंबर्स को, उसके अगेंस्ट में वो सिक्योरिटीज लेती है, इन एडिशन श्योरिटी भी लेती है, गारंटी भी लेती है दो मेंबर्स की। कीप वॉच ऑन द नंबर्स ऑफ द बोरोवर्स, इससे वो क्या पता लगा पाती है, वो वॉच रख सकती है नंबर्स ऑफ द बोरोवर्स के, कितने नंबर्स ऑफ द बोरोवर्स है और उनके क्या श्योरिटी है, वो इस रजिस्टर से हमको पता लग पाती है। यहाँ से हमको इमेंस हेल्प हो जाती है कि कितने मेंबर्स ने बोरोइंग किया गया है और उनके कौन कौन श्योरिटी हैं। ऐसा तो नहीं ना कि एक मेंबर्स ने श्योरिटी दी गई है सारे जितने भी बोरोवर्स हैं उनकी, तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमको यहाँ से पता चल जाएगी। लिमिट जो होती है श्योरिटी की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है उस श्योरिटी की, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, शेयर होल्डिंग क्या है उसका, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी श्योरिटी ले सकता है। Restrictions on the shareholding. No members of the society other than the registered society. कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए सोसाइटी का अदर देन द रजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए बात अलग होती है, यहाँ पर अलग की बात की गई है। कैन होल्ड द शेयर्स, कितना होल्ड कर सकता है वो शेयर, एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 20%। 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। 20% किसका, टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स, जितने टोटल नंबर्स ऑफ द शेयर्स है उससे। द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 1000। Restrictions on the loan देखते हैं, नॉट मेकिंग द लोन टू एनी पर्सन अदर देन द मेंबर्स के अलावा किसी को भी लोन नहीं देनी है। स्पेशल सेंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार्स टू द अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी, अगर किसी अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन देना है तो उसके अंदर स्पेशल सेंक्शन लगेगा किसका, रजिस्ट्रार का। स्टेट द गवर्नमेंट में फर्दर पुट सच रेस्ट्रिक्शन एज इट मे थिंक फिट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो और भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, अगर उसको लगे कि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोइंग, अभी यहाँ पर देने की बात थी, अब यहाँ पर लेने की बात आ गई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किन किन से बोरोइंग्स ले सकती है, उसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो देखते हैं। एक्सेप्ट इन लोन्स एंड द डिपॉजिट फ्रॉम दिट्स मेंबर्स एंड द अदर्स सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस। लोन्स एंड डिपॉजिट मेंबर से ले सकती है एंड अदर से भी ले सकती है, लेकिन अदर से लेने के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लिमिट लगाई गई है ऑफ द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, मतलब बायलॉज के हिसाब से जो भी रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट लगाई गई है उसके हिसाब से वो बोरोइंग्स ले सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, कहाँ ये फंड जो भी है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, तो जो भी फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि सेंट्रल स्टेट के अंदर होगी, तो उसके अंदर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर सेंट्रल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो बैंक्स कोऑपरेटिव वाली अदर के अंदर होगी तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अप्रूवल चाहिएगा रजिस्ट्रार का। सोसाइटी विद द लिमिटेड लायबिलिटीज़, सोसाइटी जो है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है उसके अंदर भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किन किन के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके डिबेंचर्स परचेस कर सकते हैं, या तो कोई भी अदर सिक्योरिटीज उनके परचेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी एज एन स्पेसिफाइड इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके अंदर भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो अदर मनी परमिटेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी अदर मनी जो भी परमिट किया गया है सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स को। फिर क्या है, अपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, कैसे हम लोग प्रॉफिट का अपोर्शन करते हैं, तो 25% जो भी प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व फंड के अंदर बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड एंड द बोनस एंड डिविडेंड देने से पहले, मेंबर्स को बोनस एंड डिविडेंड देने से पहले का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25% हमको ट्रांसफर कर देना है किसके अंदर, रिजर्व फंड के अंदर। रजिस्ट्रार मे रिड्यूस, रजिस्ट्रार चाहे तो इस परसेंटेज को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वो 10% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10%। कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल पर्पस, क्या चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, लेकिन एक्सीड नहीं होना चाहिए, कितना 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो जो रिमेन रहेगा, मतलब जो नेट प्रॉफिट रहेगा किसके बाद, आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड, जो भी रिजर्व फंड के अंदर डालना है उस रिजर्व फंड को डालने के बाद, जो भी रिजर्व फंड के अंदर डालना है उस रिजर्व फंड के अंदर डालने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेन्स आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिजर्व फंड, कहाँ ये रिजर्व फंड जो भी हमने क्रिएट किया है इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल में डाल सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी को, या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड किए गए थे उसके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन फंड, ये चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर एंड नॉट द अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर। ट्रांसफर द डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स एंड द शेयर्स कैपिटल रिडम्पशन, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स एंड द शेयर्स कैपिटल रिडम्पशंस के अंदर अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है।
फंड आर स्टेटेड एज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माना जाता है। ऑडिटर पॉइंट आउट करता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी ऑडिटर क्या करता है, पॉइंट आउट कर देता है कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब प्रोविजन जो बोल रहा है और किया कुछ और गया है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है प्रोविजन से, तो उस केस के अंदर ऑडिटर पॉइंट आउट करेगा इसको कि ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है, वैसा भी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है अगर लॉ के हिसाब से, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है ऐसे पॉइंट्स को। स्पेशल फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑडिटर, एग्जामिन किया जाता है ओवरड्यू डेट्स को, यहाँ पर बाइफिकेट किसके अंदर किया जाता है, फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स एंड मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है 6 से 5 साल तक के और ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा के। क्लासिफिकेशन एज अ गुड एंड द बैड, क्लासिफिकेशन भी किया जाता है कि कौन सा गुड है कौन सा बैड है। एज सर्टेन किया जाता है प्रॉपर प्रोविजंस फॉर द डाउटफुल डेट मेड वेदर द सेम सेटिस्फैक्टरी, यहाँ पर एज सर्टेन किया जाता है कि प्रॉपर प्रोविजन बनाया ना डाउटफुल डेट का और वो सेटिस्फैक्टरी है ना, वेदर द सेम इज सेटिस्फैक्टरी, और वो सेटिस्फैक्टरी है ना, यहाँ पर वो भी देखा जाता है। ओवरड्यू इंटरेस्ट देखा जाता है। एक्सक्लूड, यहाँ पर ओवरड्यू जो भी इंटरेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ड्यू वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, जब भी हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो ये जो भी ओवरड्यू इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो कि ड्यू रह गया है उसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं, मतलब उसको लेते ही नहीं है यहाँ पर। एक्सक्लूड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ड्यू वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट तो उसके अंदर इसको लिया नहीं जाता। किन 2 चीज़ों को, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड द अक्रूड ड्यू। सर्टिफिकेशन ऑफ द बैड डेट, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बैड डेट का। एज पर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स 1961 के हिसाब से जो रिटर्न ऑफ सर्टिफिकेट है एज अ बैड बाय द ऑडिटर, किसके पास से लेंगे हम लोग ये सर्टिफिकेट, ऑडिटर के पास से लेंगे कि ये जो भी रिटर्न ऑफ करना है इसको ये बैड है, मतलब ये खराब थे इसीलिए हमने इसको रिटर्न ऑफ किया गया है। वैसा सर्टिफिकेट किसके पास से लेना होता है, ऑडिटर के पास से लेना होता है। नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी ऑथोराइज्ड, नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी ऑथोराइज्ड रिटर्न ऑफ, मतलब कि सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स 1961 के हिसाब से अगर हम लोग ऑडिट कर रहे होंगे तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे किसके पास से, ऑडिटर के पास से कि ये जो भी हमने रिटर्न ऑफ किया गया है ये बैड है। उसके अलावा किसी भी एक्ट के हिसाब से, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो उसके अंदर हम लोग जो भी मैनेजिंग कमेटी जो होती है, जो भी मैनेजिंग कमेटी जो होती है सोसाइटी की, उसने जो भी ऑथराइज किया गया होगा कि ये रिटर्न ऑफ किया गया है एज ए बैड डेट, तो वो हम लोग देख लेंगे। उसके अंदर और कोई रिक्वायरमेंट एक्जिस्ट नहीं करती है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स के अंदर एक्जिस्ट करती है कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बैड का ऑडिटर से, जो भी आपने रिटर्न ऑफ किया गया है बैड डेट उसका, तो वैसा कुछ दूसरे किसी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज किसके हिसाब से करेंगे, AS 2 एंड AS 10 के हिसाब से करेंगे। एडहेरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कितनी दूर तक, हाउ फार द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अचीव्ड, कितनी दूर तक ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशंस के वो अचीव किए गए हैं। असेसमेंट नहीं होता है प्रॉफिट का, बट एक्सटेंडिंग ऑफ द बेनिफिट टू द मेंबर्स, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है मेंबर्स का। ऑडिट एक्सपेंसेस द ऑडिटर, ऑडिट एक्सपेंसेस द ऑडिटर नो वेस्टेड, मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए फंड का, मिडलमैन का कमीशन नहीं होना चाहिए एज़ फार एज़ द पॉसिबल, जब भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक मिडलमैन को यहाँ से दूर रखा जाए। अवॉइड डायरेक्ट परचेस फ्रॉम द होल सेलर्स, अवॉइड किया जाना चाहिए डायरेक्ट परचेस फ्रॉम दी होल सेलर्स। यहाँ पर क्या था, अवॉइड जो था वो किसके लिए था, मिडलमैन के कमीशन के लिए था। मिडलमैन का कमीशंस को अवॉइड करना है एज़ फार एज जब भी पॉसिबल होता है, और देखना है कि डायरेक्ट परचेस किया गया है ना होल सेलर से डायरेक्ट परचेस किया जा रहा है ना, तो उसके हमको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये भी देखना है कि होल सेलर से डायरेक्ट परचेस किया गया है ना। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स,
क्या क्या ऑब्जर्वेशंस करेंगे हम लोग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स के, तो पॉइंट आउट करेंगे, मतलब पॉइंट आउट करके रखेंगे इन्फ्रिंचमेंट, मतलब जहाँ पर भी लॉ रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन तोड़ा गया है उसको वहाँ पर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे विद द प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड द रूल्स एंड द बाय लॉस। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या आएगी, जो भी इन्फ्रिंचमेंट किया गया है, मतलब जो भी लॉ तोड़ा गया है उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या क्या आएगी, मतलब पेनल्टी प्रोविजंस की क्या क्या लगेगी उसकी, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट्स ऑफ द डिविडेंड, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है उसके एक्ट के अंदर डिविडेंड देने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया होता है, तो उसको भी नोट करके रखना है ऑडिटर के कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर वो ऑडिट कर रहा है तो वो देखेगा कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं गया है ना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, अगर है तो वो भी वो पॉइंट आउट करेगा कि ये इन्फ्रिंचमेंट है लॉ का। मेंबर रजिस्टर का वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड एग्जामिन किया जाएगा पासबुक को। लोन्स जो भी दी गई है, लोन गिवन its repayment, confirmations of the loans, balance in the persons is very much important, मतलब जो भी लोन दी गई है उसका जो भी रीपेमेंट का कन्फर्मेशन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है पर्सनस के लिए, मतलब जिसको लोन दी गई है उसने ये कंफर्म किया है ना कि हाँ मैं ये लोन ले रहा हूँ और इसका मैं रीपेमेंट करूँगा, वैसा कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। जो भी लोन गिवन किया गया है और उसका रीपेमेंट का लोन का कंफर्मेशन जो होता है उस पर्सन से लेना होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड द फ्री फ्रॉम द मैनिपुलेशन, जो भी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स है वो मैनिपुलेशन से परे हैं, मतलब मैनिपुलेशन उसमें नहीं है, वैसा भी देखना होता है हमको। स्पेशल रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार, अब यहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट देनी पड़ेगी हमको रजिस्ट्रार को। अगर ऑडिटर को लगता है कि सीरियस इरेगुलरिटीज़ है तो वो रिपोर्ट कर सकता है ये स्पेशल मैटर्स को रजिस्ट्रार को, मतलब इन बातों पे उसको लगता है कि यहाँ पर सीरियस इरेगुलरिटीज़ है, लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो ये चीज़ों को क्या करेगा, रजिस्ट्रार को बताएगा इन स्पेशल मैटर को। रजिस्ट्रार ऑन द रिसिप्ट ऑफ द स्पेशल रिपोर्ट, रजिस्ट्रार ये स्पेशल रिपोर्ट की रिसिप्ट पे नेसेसरी एक्शंस लेगा। और ये कौन से मैटर्स होंगे, तो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग, मतलब खुद का प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई कर रहा है वैसा होगा, तो ये क्या होगा, ये सीरियस इरेगुलरिटी हो गई, इसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा ऑडिटर को, और उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस कौन लेगा, रजिस्ट्रार लेगा। दूसरी मैटर क्या हो गई, सीरियस इरेगुलरिटीज़ की, तो डिटेक्शंस ऑफ द फ्रॉड, कहीं पर फ्रॉड मिलता है, एक्सपेंसेस परचेजेस प्रॉपर्टीज एंड द स्टोर्स के अंदर, तो वो भी बताएगा वो। मिस मैनेजमेंट डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट का कोई ऐसा डिसीजंस जिससे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का क्या हो गया है, हार्म हो गया है, जिससे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हार्म हो गए हैं, तो वैसा मैनेजमेंट का डिसीजन जो होगा जो कि अगेंस्ट होगा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से, तो वो भी यहाँ पर क्या होगी, सीरियस इरेगुलरिटीज़ हो गई। डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू द वास्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब कोई बड़े ग्रुप को ज़्यादा एडवांसेस दे दिए गए हैं, तो वो भी क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस हो गया। सच एज द रिलेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट के खुद के रिलेटिव्स को ज़्यादा एडवांसेस दे दिए गए हैं। एंड डेलिबरेट नेग्लिजेंस अबाउट द रिकवरीज, एडवांसेस तो दे दिए गए, अब उसकी रिकवरी का क्या किया गया है, नेग्लिजेंस, मतलब देखा ही नहीं जा रहा कि उसकी रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। इन केस ऑफ द रेकलेसनेस एडवांसिंग वेर द मैनेजमेंट नेग्लिजेंट टेकिंग द एडिक्वेट सिक्योरिटीज एंड द प्रॉपर सेफगार्ड फॉर जजिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। ऐसे रेकलेसनेस, मतलब ऐसे केस के अंदर जो ये रेकलेसनेस की जा रही है, मतलब नेग्लिजेंस दिखाई जा रही है एडवांस के अंदर, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट नेग्लिजेंस टेकिंग एडिक्वेट सिक्योरिटीज़, क्या मैनेजमेंट ने उसके अगेंस्ट में एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ लेकर रखी है जो भी उसको एडवांसेस दिए गए थे उसके अंदर। एंड प्रॉपर सेफगार्ड फॉर जजिंग द क्रेडिट वर्दीनेस, एंड प्रॉपर सेफगार्ड किया गया है उस लोन्स के अगेंस्ट में। क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा वो पार्टी की, क्या उसका क्रेडिट वर्दीनेस देख के ही उसको लोन दी गई थी, एडवांसेस दिए गए थे, यहाँ पर वो भी देखा जाएगा। ऑडिट क्लासिफिकेशंस सोसाइटी, ऑडिट क्लासिफिकेशंस ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, जो भी उसने ऑडिट किया गया है उसके बेसिस के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लासिफाइड करेगा। तो ऑडिटर अवॉइड करेगा क्लास ऑफ द सोसाइटी, किसके बेसिस के ऊपर, क्राइटेरिया जो भी स्पेसिफाइड किया गया है रजिस्ट्रार ने। अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता, जो भी ऑडिट क्लास अवॉर्ड किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिटर के द्वारा, तो उस केस के अंदर मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ऑडिटर को बोलेगा कि आप फिर से इसको रिव्यू कर लीजिए ऑडिट क्लासिफिकेशंस को। ऑडिटर वेरी केयरफुल, ऑडिटर को बहुत ही केयरफुल रहना है जब वो उसका डिसीजन बना रहा है क्लास को लेकर ऑफ द सोसाइटी की, कौन सी क्लास की ये सोसाइटी है उसके डिसीजंस के अंदर उसको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। डिसीजंस ऑन
डिसीजंस ऑफ द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट कमेटी। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है उसका डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट कमेटी से कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेगी। वो क्या क्या होगी वो हम लोग देखेंगे। आज द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटीज़ कन्वेनियन मैनेजिंग कमिटीज़ मीटिंग्स, मतलब मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट, और उनके साथ हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि ये हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो नेवर बी फाइनलाइज्ड, ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज नहीं किया जा सकता विदाउट द डिस्कशंस विद द मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के साथ एक बार आप डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही आप ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट कीजिए। अगर कोई माइनर इरेगुलरिटीज़ होती है, तो उसको सेटल कर दिया जाता है, रेक्टिफाइड कर दिया जाता है। राइट्स एंड द ड्यूटीज़, मतलब उसको फिर ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर दिखाया नहीं जाता। जो भी माइनर इरेगुलरिटीज़ होती है उसको वहीं का वहीं डिस्कशन के अंदर सॉल्व कर दिया जाता है। राइट्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द कोऑपरेटिव ऑडिटर्स, क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज़ है, सारा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करना है बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड द बिलीफ के हिसाब से, जो कि नेसेसरी है ऑडिट के पर्पज़ के लिए। सेट अकाउंट्स जो भी दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, वो इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है एक्ट के हिसाब से, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारे के अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए गए। जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे वो सारे अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं। PNL जो है वो ट्रू एंड द फेयर व्यूज़ दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बैलेंस शीट ईयर एंड के अंदर है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे रही है। स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द सोसाइटी का, प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाय द एक्ट रूल्स बायलॉज ऑफ द सोसाइटी एंड प्रॉपरली मेंटेन्स, मतलब जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स जो भी रिक्वायर्ड है एक्ट रूल्स बायलॉज के हिसाब से उसको भी प्रॉपरली मेंटेन किया गया है सोसाइटी ने। बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इन एग्रीगेट, मतलब जो भी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बुक्स ऑफ द अकाउंट्स के साथ मैच कर रहे हैं, इन एग्रीगेट कर रहे हैं। एंड रिटर्न्स ऑफ द सोसाइटीज़, एंड रिटर्न्स जो भी हैं उसके सोसाइटी के उसके साथ मैच कर रहे हैं।